हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल राठी एजुकेशन सेंटर पे। आज हम पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। इतिहास जो भी हमारे अतीत में बीता है दोस्तों, वही हमारा इतिहास है। आज से पहले जो भी समय बीत गया है वो हम अतीत में या इतिहास में पढ़ते हैं। सबसे पहले इतिहास के पिता के बारे में बताते हैं। इतिहास के पिता दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और इसके पिता के साथ साथ दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग इतिहास यानी प्री हिस्ट्री दोस्तों। दूसरा है आद ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास 3 प्रकार का होता है: प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। कई हमारे भाई दोस्त ऐसे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तो है ही नहीं, तो दोस्तों वो आते हैं अपने ऐतिहासिक भारत में। अब इसमें साक्ष्य के बारे में बात करें तो दोस्तों, साक्ष्य इसमें लिखित नहीं मिले हैं, तो लिखे नहीं गए तो दोस्तों पढ़ तो क्या सकते हैं, जैसे लिखा ही नहीं गया। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर जो भी साक्ष्य हैं वो लिखित मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। और प्राग ऐतिहासिक के बारे में हमें दोस्तों ओनली पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। पुरातात्विक यानी जो वहाँ पे वस्तुएं मिली हैं वो हमें प्राग ऐतिहासिक के इतिहास के बारे में बताती हैं। आदि ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य तीनों में मिले हैं दोस्तों। ऐतिहासिक में मिले हैं, आदि ऐतिहासिक में भी और प्राग ऐतिहासिक में भी। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में लिखित है, उसको हम पढ़ नहीं सके हैं। क्यों नहीं पढ़ सके हैं दोस्तों? क्योंकि वहाँ की लिपि हमें आज तक समझ में नहीं आई है। जो कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा है वो आप सभी पता है, भावचित्रात्मक है, जो हमें आज तक उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उसको हम पढ़ पा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है पुरापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल या उत्तरपाषाण काल। उसके बाद आता है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। अब पुरापाषाण को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पाषाण काल किसे कहते हैं। पाषाण काल वो होता है दोस्तों जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ज़्यादातर पत्थरों का यूज़ हुआ था। जैसे पाषाण में पत्थरों के ही औजार हुआ करते थे। शिकार करने के लिए कुछ भी जो काम करते थे, ज़्यादातर प्रयोग पत्थरों का किया जाता था। और आप सभी को पता है कि पुरापाषाण काल के अंदर मानव आदि मानव था। उसे कोई मतलब नहीं था कि खाना कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। उसको अपने आप से इतना मतलब था कि हमें कोई शिकार मिल जाए तो 2-3 दिन के लिए एकत्रित कर ले। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि आखेटक शिकारी थे। आखेटक थे, शिकारी थे या खानाबदोश थे दोस्तों। खानाबदोश मतलब खाना खाने वाले। और उसको कोई मतलब नहीं है, जैसे पशुओं को कोई मतलब। पाषाण काल में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी आग की खोज। पूरा पाषाण काल के अंदर दोस्तों आग की खोज हो गई थी, लेकिन इसका प्रयोग करना उनको नहीं आया था। इसलिए आग की खोज महत्वपूर्ण खोज थी, लेकिन उनको प्रयोग के बारे में नहीं पता था। और पूरा पाषाण काल में दोस्तों एक स्थान है पल्लवरन, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई के मद्रास में है। पहले मद्रास था, चेन्नई में। वहाँ से हमें
पाषाण के या पत्थर से निर्मित औजार मिले हैं दोस्तों। कहाँ पे मिले हैं? पल्लवरम, चेन्नई, मद्रास से दोस्तों। और इसका समय है दोस्तों लगभग 12 लाख बीसी से 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक। अब बीसी क्या है दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट, यानी क्रिस्ट के जन्म से पहले की दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर दोस्तों सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी अपने मध्य पाषाण काल के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है यहाँ पे जो भी पत्थरों के औजार थे, पूरा पाषाण काल में तो औजार से जो बड़े थे पत्थरों के, जैसे पत्थर बड़ा था उसको ही पहाड़ी से या कहीं से गुड़ा दिया जाता था या लुढ़का दिया जाता था, जिसे शिकार कर लेते थे। लेकिन अब क्या था कि औजार छोटे हो गए थे पत्थरों के। औजारों का आकार क्या था? आकार छोटा हो गया था, जिस कारण वो शिकार करने लग गए थे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अंत्योष्टि कार्यक्रम हो गया, औजारों का आकार छोटा हो गया था मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? मध्य पाषाण काल से मिले हैं। अगर स्थान पूछे तो एक स्थान है आदमगढ़, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। और एक है राजस्थान के बागौर में। ठीक है दोस्तों। इन दो जगह से हमें पहले पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, जो कि मध्य पाषाण काल में है। इसके बाद आता है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का समय और देख लो दोस्तों। समय होता है इसका लगभग 12,000 बीसी से 5,000 बीसी तक। ठीक है दोस्तों। 12,000 से 5,000 बीसी तक। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, आग का प्रयोग करना सीख गए थे। आग का प्रयोग करने लग गए थे। तो आप सभी को पता है दोस्तों, पुरापाषाण काल में तो आग की खोज होती है, लेकिन प्रयोग नवपाषाण काल में जाके होता है। और मानव कंकाल का सबसे बड़ा ढेर कहाँ मिला है दोस्तों? मानव कंकाल का सबसे बड़ा ढेर मिला है, सबसे बड़ा ढेर मिला है दोस्तों नवपाषाण काल के अंदर। अब ये क्यों मिला है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, क्योंकि मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू होता है, तो नवपाषाण काल के अंदर सबसे उच्च स्तर पे होता है अंत्योष्टि कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि की शुरुआत हो जाती है। कृषि की शुरुआत हो जाएगी तो दोस्तों स्थायी निवास करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप कृषि यहाँ कर रहे हो भारत में या जहाँ रह रहे हो, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ कृषि आप नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार पशुपालन शुरुआत गाँव की पशुपालन की दोस्तों मध्य पाषाण काल में, लेकिन व्यवस्थित ढंग से कृषि और पशुपालन कहाँ होने लगा था? नवपाषाण काल में दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे मनके का आविष्कार हो गया था, या हम कह सकते हैं मर्दभांड का आविष्कार हो गया था। पहिए का आविष्कार हो गया था दोस्तों। ठीक है। पहिए का आविष्कार हो गया था। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो नवपाषाण काल में हो गई थी दोस्तों। इसके बाद आता है लास्ट आता है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। अब ताम्रपाषाण काल में दोस्तों तांबे की खोज हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है तांबे की खोज होना।
इसके बाद औद्योगिकरण शुरू हो जाता है, जो कि हमें आगे सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिकरण और नगरीकरण मिलता है, जो इसी का आगे का रूप है दोस्तों। औद्योगिकरण शुरू हो गया था, औद्योगिकरण की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी ताम्रपाषाण काल के अंदर। और तांबे को हम चिलकोलित कह सकते हैं दोस्तों। इस काल को क्या कह सकते हैं? चिलकोलित। ठीक है दोस्तों, तांबे को हम चिलको कहते हैं और इस लिथ मतलब पाषाण काल। इसी प्रकार दोस्तों हम मध्य पाषाण काल के अंदर देखें तो मध्य पाषाण काल के अंदर औजारों का आकार छोटा होने के कारण छोटे को कहते हैं माइक्रो और पाषाण काल को कहते हैं लिथ। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ कह सकते हैं, ताम्र पाषाण काल को हम चिलखोलिथ कह सकते हैं। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण स्थान अभी बचे हुए हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। इसके महत्वपूर्ण स्थान और वहाँ से मिले हुए अवशेष ये हमारे बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई कमी रहे तो हमें सुझाव ज़रूर दें कि ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आ सकें। और महत्वपूर्ण दोस्तों बात यह है कि आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो सके। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।